टॉपिक आज का शो होगा हमारे पास क्या, मोशन ऑफ सैटेलाइट। छोटा चैप्टर है, ये वाला कपड़ा दे दो हमको बेबी। मोशन ऑफ सैटेलाइट, तो हमने भी प्लैनेट की स्टडी कर ली, अब सैटेलाइट की करेंगे। उसी से कनेक्टेड है, छोटा मोटा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, पढ़ के आज इसे करते हैं ख़त्म। मोशन ऑफ सैटेलाइट गंदा हो गया है बहुत। मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है पहले ये बताओ। यस, जो प्लैनेट का चक्कर लगाए वो सैटेलाइट, और प्लैनेट जिसका जो सन का चक्कर लगाए वो प्लैनेट। तो चलो, आपने हमारी अर्थ की किसी सैटेलाइट के बारे में सुना है क्या? अर्थ का सैटेलाइट मून है। मून के अलावा भी कोई है? कौन है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट हजारों हो गए हैं, हजारों हो गए हैं। एक एक दिन में 300 सैटेलाइट भेज दे रहे हैं, उनकी संख्या तो हजारों में हो गई है। मून नेचुरल है और बाकी सब आर्टिफिशियल है। तो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ की का मास कितना हो गया? अर्थ की रेडियस कितनी है? हाइट कितनी है? इस पर ये घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके चारों तरफ अगर ये सैटेलाइट घूमेगा तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड। क्या निकालनी है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल सैटेलाइट कितनी स्पीड से अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है उसी को कहा गया ऑर्बिटल स्पीड। तो तुमको पता है एक अवश्यंभावी घटना है कि हमारी अर्थ और हमारे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर हाल में लगेगा। कैपिटल जी यमी यम आर ई प्लस एच का ये फोर्स तो लगना ही लगना है। तुमको पता है ये जो सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिट में वी ओ वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तुमको पता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्म में बाहर को लगता है। अगर इसमें ये वाला फोर्स अंदर को लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए कौन लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई, यहाँ आर की जगह हो जाएगा आर ई प्लस एच। आर ई प्लस कैपिटल जी रहेगा, यम ई रहेगा, यम रहेगा अपान आर ई प्लस एच का। यम से यम को कैंसिल कर दें और मिल गई वो इक्वेशन आपको ऑर्बिटल स्पीड। ये बहुत सरल चैप्टर है, आप लोग जब लगा रहे होंगे तो बार बार पता चल रहा होगा। सूत्र में बैठाते रहिए, लाए रहिए, और क्या करना है। फिर एक फार्मूला मिल गया, सूत्र में याद रहे, बात खत्म। फिर एक फार्मूला मिल गया, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए उपाध्याय तो कैपिटल जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। एक पावर काट डालिए, आर ई प्लस, ये ऑर्बिटल स्पीड का ओरिजिनल इक्वेशन है। इसी को अगर आप चाहो तो थोड़ा और वेरी कर सकते हो। जी एम ई इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी आर ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सर हो गया क्या? अगर हम कह दें इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, वेरी सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक है तो एच को छोड़ दो आर ई के रेस्पेक्ट में। अगर एच को आर ई के रेस्पेक्ट में छोड़ दोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन आप देखने जा रहे हैं, सी आर ई स्क्वायर अपान सिर्फ आर ई। बड़ा मोस्ट कॉमन यूज इक्वेशन बन जाएगा। जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक घूम रहे हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी? रूट जी आर ई। रूट जी, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक हेडिंग खत्म। दूसरी हेडिंग आ रही है, अब इसमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लेटस अर्थ हैव मास यमी एंड रेडियस आर ई। ए सैटेलाइट ऑफ मास यम इज रिवॉल्व अराउंड द सैटेलाइट एट ए हाइट एच। देन माना हमारी पृथ्वी जिसका द्रव्यमान यमी, आर ई त्रिज्या है उसकी, एच ऊंचाई पर एक सैटेलाइट उसका चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगा रहा है तो ये तो लगभग ही करेगा। जब बराबर यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। यम यम आर ई प्लस एच काट दिया, वी ओ का इक्वेशन आ गया। जी एम ई की जगह क्या डाल दिया? इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आ गया। इसके बाद पूछा जाता है इसमें टाइम पीरियड।
टाइम, एक चक्कर पूरा करने का समय। तो अगर अब टाइम पीरियड निकाला जाए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू, तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसमें आर की जगह आर ई प्लस एच है। हाँ, आर की जगह क्या है 2 पाई आर अपॉन वी ओ। यह है हमारी अगली हेडिंग, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह का तुमको पता है समय, एक चक्कर पूरा करने का समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना चलेगा 2 पाई आर ई प्लस एच, और वेलोसिटी कितनी है वी ओ। एक चक्कर पूरा करने का समय टाइम बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच अपान वी ओ। बताइए वी ओ का ओरिजिनल फार्मूला यहाँ पर ही आया है, उसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। वी ओ की जगह क्या आया है रूट जी एम ई अपान, ये रूट के अंदर ये तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर वर्गमूल है, तो इसके 3/2 पावर करा दूं क्या। अरे देखो ना यार, इसको उठा के यहाँ रखता तो ये पावर ऊपर जाती कि नहीं जाती, एक पावर पहले से मौजूद थी, आधी पावर और चली गई, कितना हो गया 3/2 पावर। तो लीजिए टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गई 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर अपान रूट जी एम ई, अपान रूट जी एम ई। यही है टाइम पीरियड का असली इक्वेशन। ऑर्बिटल स्पीड निकालना समझ में आ गया। टाइम पीरियड उसी ऑर्बिटल स्पीड के सहारे ही निकलेगा। ये एक दो कंसेप्ट थी। इसके बाद इस चैप्टर में एक बढ़िया सी खूबसूरत सी कंसेप्ट है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उपग्रहों में भारहीनता, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, उपग्रहों में भारहीनता वो कैसे होती, जरा आज प्रैक्टिकल कर लीजिए। यहाँ से देखिए, आपने कहा कि अर्थ से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है, जी की वैल्यू, और अगर आपने उस फार्मूले में डाला जो आपको ऊपर जाने वाला फार्मूला था, इसको भी अपलोड कर देंगे तो लिख लेना इसी से, ठीक है ना। ऊपर जाने वाला ये फार्मूला था क्या, जब तक एच इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक जी जीरो नहीं होगा। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ से, कुछ सैटेलाइट कुछ 100 किलोमीटर पर, कुछ सैटेलाइट कुछ 1000 किलोमीटर पर, कुछ सैटेलाइट कुछ और ज़्यादा 1000 किलोमीटर पर होते हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं हुई ना। मैं और बहुत दूर ना जाऊं तो हमारे पास एक हमारी अर्थ का स्पेस स्टेशन है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो तो अर्थ से सिर्फ 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ही उड़ रहा है। अर्थ से कितनी दूरी पर है 400 किलोमीटर ऊंचाई। तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर तो जी जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर आप जाएं रहने तो आपको वहाँ जीरो ग्रेविटी फील होगी। आपको वहाँ, आप जाएं ना जाएं, हम आज आपको फील ज़रूर करवा देंगे कि अगर सैटेलाइट के अंदर आपको जाने का मौका मिले तो आप वहाँ जीरो ग्रेविटी फील करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 400 किलोमीटर ऊपर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दिन में 16 बार अर्थ का चक्कर लगाता है, इतनी तेज चलता है। दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 16 बार परिक्रमा कराता है। इसलिए उसमें हर 1.5 घंटे में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। हाँ, 1.5 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाती है। 1.5 घंटे में दिन भी हो जाता है, रात भी हो जाती है। समझ रहे हैं, 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उसके अंदर। और जो लोग रहते हैं उसके अंदर, 8 लोग रहते हैं उसके अंदर, हमेशा 8 लोगों का घर है वो, 2 मंजिला घर है वो। समझ रहे हैं आप, अंदाजा स्पीड कहाँ 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इतने लोगों का स्पेस है, फिर आप जैसे कमरे में तुम्हारे जब चले जाते हो तो कभी कभी एक मेहमान आए तो उसको भी रख लेते हो ना। लेकिन अब कभी पूरी बारात आ जाए तो कमरे में रख लोगे क्या। तो ऐसे मान लो 8 लोगों के लिए स्पेस है। अब वहाँ ऐसा नहीं कि बढ़िया खुला मैदान है, लेट्रिन भी जाने तो बदला मैदान नहीं है, तो वहाँ भी लिमिटेड है ना। अब एक आदमी और रहेगा तो एक आदमी ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा, दिक्कत पैदा कर देगा कि नहीं पैदा कर देगा। सोने के लिए पता लगा, अभी कमरा है तो मान लो 2 लोग तखत है तो उसमें सो गए, तीसरा जब कहाँ सोलाओगे उसको। हाँ, नहीं, जब सुलाते हैं तो वहाँ ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत खेत पड़ा है, खलिहान पड़ा है तो वहाँ हो जाएगा मामला। तो स्पेस वहाँ पर्टिकुलर है, बाकी जा सकता है एक आदमी और कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ इसलिए 2 मंजिला घर है, उसमें जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जैसे इस छत से उस छत में जाना है दूसरे वाले फ्लोर में, तो उस फ्लोर में से छेद है, ऐसे जंप मारेगा, छेद के सामने खड़े होके दूसरे फ्लोर में चला जाएगा। नहीं, ज़्यादा की जरूरत नहीं, टकराएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ऐसे थोड़ी मार खोपड़ी फूट जाएगी। तो आप जीरो ग्रेविटी में तैर रहे हैं, तो कहीं टकरा भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप देखें कि अगर आपको कभी सैटेलाइट के अंदर जाने का मौका मिले तो सैटेलाइट के अंदर आपको अपना वेट महसूस नहीं होगा। साबित करेंगे आज। तो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर आप गए हैं, विवेक है, विवेक का वेट यहाँ अर्थ पर तो mg है, पिछवाड़ा चिपकाए बैठा है उसमें बेंच में, पिछवाड़े पर रिएक्शन जो महसूस हो रहा है वही बता रहा है कि इनका वेट है। अभी रिएक्शन महसूस ना हो तो वेट, तो आज हम साबित कर देंगे कि वहाँ सैटेलाइट पर अगर आप जाएं तो आपका रिएक्शन 0 हो जाएगा। आपका रिएक्शन साबित कर दें। देखो 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 देखो, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, अर्थ की रेडियस कितनी है, कितनी हाइट पर कोई भी सैटेलाइट चल रहा होता है, तो स्मॉल RE प्लस H को हम स्मॉल r कह दें। यही मेरा स्मॉल r हो गया ना। और ये बढ़िया घूम रहा है, पूरा सैटेलाइट हमारी अर्थ का चक्कर लगा रहा है। सैटेलाइट का मास मान लीजिए कितना है, विवेक का मास कितना है मान लीजिए, तो पहली बार कहेंगे फॉर अर्थ एंड सैटेलाइट। पहली बार के लिए क्या है, फॉर अर्थ एंड सैटेलाइट, वो अर्थ और सैटेलाइट के लिए। तो सुनो, आप यहाँ घूम रहे हो क्या, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और ये अपनी ऑर्बिट में VO वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो आप इनकार तो नहीं करते। सैटेलाइट का मास m है, तो सैटेलाइट पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसे काउंटर कर रहा है, भाई ये फोर्स अंदर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर को लग रहा होगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे। फिर फॉर अर्थ एंड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग बताओ, ASTRONUT, एस्ट्रोनॉट, फॉर अर्थ एंड एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट गया है तो इनका मास भाई साहब का कितना है, m डैश। तो ये सैटेलाइट के अंदर बढ़िया बैठे होंगे या खड़े होंगे, बैठे होंगे तो खड़े होंगे तो रिएक्शन तो तय है, खड़े हैं तो पैरों से होकर गुजर जाएगा, बैठे हैं तो पिछवाड़े से, रिएक्शन तो लगभग ही करेगा जो महसूस हो जाए। तो आप बतावें, ये साहब यहाँ खड़े हैं तो इनका रिएक्शन किधर को लग रहा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ लगाएगी ही ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करेगा कौन, रिएक्शन। तो कह दें इनके लिए भाई साहब के लिए कैपिटल G यमी m डैश अपान r² माइनस r, ये ज़्यादा होगा ये, और दोनों को काउंटर कौन कर रहा होगा टोटल मिला के, m डैश VO²/r। नहीं मानिएगा, अरे ये भाई साहब इसके अंदर गए थे तो अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच रही थी, ये तय था, और अगर ये यहाँ खड़े या बैठे तो रिएक्शन किधर को लग रहा था, तो नेट फोर्स हो गया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, m डैश। भाई जब ये घूम रहा था तो उसी के अंदर यहू घुसे तो यहू तो घूम रहे थे, तो m डैश VO²/r करेक्ट है। इस इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ r से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ r से, सॉरी m डैश से, दोनों तरफ m डैश से, तो m डैश से डिवाइड कर दें तो m डैश हट जाएगा, बचेगा क्या मेरा VO² इज इक्वल टू कैपिटल G यमी m डैश हट गया है अपान r² माइनस r/m डैश, r/,
इक्वेशन 2 को दोनों तरफ यम डैश से डिवाइड करने पर, तो ये गायब और नीचे क्या जाएगा, आर बाई एम डैश। करेक्ट है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 से जरा नज़र डालो। इक्वेशन नंबर 1 में यम और यम काट दिया जाए तो वी ओ स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी ओ स्क्वायर बाई आर किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल जी एम ई अपान, मैंने वी ओ स्क्वायर बाई आर की जगह वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस में क्या बचा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, और इसको सॉल्व करूंगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा। हमें आपको ये साबित करना था कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपना वेट महसूस नहीं होगा। अपना वेट महसूस कब नहीं होता, जब आपके रिएक्शन नहीं लगता। हम यहाँ खड़े हैं, अगर मेरे पैरों का रिएक्शन लगना बंद हो जाए तो पता चल जाएगा कि हम यहाँ उड़ रहे हैं। हम कब तक अपना वेट महसूस कर रहे हैं, जब तक हमको लग रहा है कि हमारे पैर पर जोर पड़ रहा है। हाँ, यहाँ तो नहीं है, हाँ यहाँ तो रिएक्शन लग रहा है ना, बैठे बैठे भी लग रहा है, लेकिन वहाँ आप बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, इसीलिए वहाँ सोने के लिए बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जाएं तो आराम से हवा में सोएं, बैग के अंदर बंद करिए, खूंटी में टांग लीजिए, सो लीजिए अपने को। हाँ, समझ रहे ना। अरे उसकी बात मत कर बे, हम लोग जादूगर थोड़े ना, तो वैज्ञानिक हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ आप कभी सैटेलाइट में गए नहीं, आप कभी स्पेस का भ्रमण नहीं किए, लेकिन साइंस ने प्रूव कर दिया कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपका डेफिनेटली रिएक्शन, जबकि आप ज़्यादा नहीं 400 किलोमीटर ही ऊपर गए हैं, और जबकि जी को जीरो करने के लिए इन्फाइनाइट तक जाना होता है। इन्फाइनाइट मतलब हज़ारों करोड़ों किलोमीटर ऊपर चले जाएं तब भी जी जीरो नहीं होगा, लेकिन महज 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर भी आप अगर सैटेलाइट के अंदर हैं तो आपको अपना वेट महसूस और आपको जीरो ग्रेविटी में रहने की आदत पड़ जाएगी। पहले थोड़े दिन अजीब लगेगा, और अजीब ना लगे इसके लिए पहले से आपको अर्थ में एक ऐसा एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं बनाया जाता है जहाँ जीरो ग्रेविटी हो। सर वेट जीरो होगा, मास तो पूरे यूनिवर्स में कहीं बदलता नहीं है, मास तो पूरे यूनिवर्स, आप तो वही रहेंगे ना कि आप जीरो होकर चले जाएंगे। मास तो आइंस्टीन ने कहा था पूरी दुनिया में अगर कोई कांस्टेंट कंजर्व चीज़ है तो मास और एनर्जी है। मास और एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कंजर्व है, समझ रहे हैं। मास तो कभी बदल ही नहीं सकता है, आप तो वैसे जैसे जाएंगे वैसे लौट के आएंगे। ज़्यादा हो सकता है कम खाएं तो थोड़ी चर्बी कम हो जाए, है ना, चर्बी वही डिकम्पोज होती रहती है इकट्ठा में, तो वही वजन में आ जाती है, मास में आ जाती है। जैसे मास क्या है, अपना फिक्स होता है ना। अब ज़्यादा खाए रहोगे, मार धका के एक बर्गर, एक वो हम कहें दिन भर तो ही चर्बी आ जाएगा, खूब मोटा हो जाएगा आदमी से इतना, तो उसका मास ज़्यादा हो गया। वो भाई मांस खाता रहा तो मांस बढ़ गया यही तो है ना। तो बाकी डब्लू कहीं ना कहीं वेरी होता रहेगा। तो देखिए आपने कितनी आसानी से, आप यहाँ से जाए बिना वहाँ आपने सिद्ध कर दिया कि सैटेलाइट में अगर हम पहुँच जाएं तो अपना वेट ज़ीरो हो जाएगा। अपना वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, इस हेडिंग का नाम है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। इस हेडिंग का नाम है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। आपकी हेडिंग पढ़ी होगी आपकी किताब में, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ये भी हो गया। इसके बाद एक और छोटी सी हेडिंग है, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, ये हम इसको लास्ट हेडिंग मान लिया करते हैं। एस्केप एनर्जी एंड एस्केप। अच्छा बताओ, तुम कभी सोचे नहीं हो कि यार एक दिन गेंद फेंके थे, छोटे थे, ऊपर को गई फिर लौट ही आई, तो बचपन से सोच नहीं रहे अब तक यार इतना तेज फेंक दे, दिन लौट वही न करे। कई बार विचार किया होगा, लेकिन हुआ नहीं। फेंक के भी देखा होगा, बताते हैं अभी। देखिए आप ज़्यादा देते हैं, हाँ वही पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी को अंग्रेजी में पलायन वेग, हिंदी में पलायन वेग कहते हैं। हाँ 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी फेंक दें? 11.3 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को एक सेकंड में कितनी दूर फेंक दें? 11.23। 11.3 किलोमीटर पर सेकंड में अगर ट्रैवल करा सकते हैं किसी चीज़ को, तो फिर अर्थ के स्पेस को पार कर जाएगी, वापस
आप देख लीजिए, स्पेस एनर्जी, वो स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी, 2 मिनट का टाइम। स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी, स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। सुनिएगा, हम आप सब तुच्छ प्राणी अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस आरी, अर्थ की रेडियस आरी। तो एक बात पक्की है कि हमारी और हमारी अर्थ के बीच में लगने वाली एनर्जी, तो एनर्जी का इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में दिया था, वर्क डन निकाला था, तो वही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। कैपिटल जी माइनस में आई थी यम अपान आर ई। जो मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाला था, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते समय वर्क डन निकाला था कि नहीं निकाला था, और वर्क डन आया था माइनस जी यम अपान। तो जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी होती है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होगी, जी यम अपान आर ई के बराबर होगी। अगर इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव करके इस बॉडी को दे दी जाए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो फिर ये वापस, तो अगर आपसे कोई कहता है स्केप एनर्जी कितनी होती है, स्केप एनर्जी द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ बट इन पॉजिटिव, तो आपसे कोई स्केप एनर्जी पूछता है तो वो बॉडी की एनर्जी के बराबर ही होती है। ये आर ई स्क्वायर नहीं होता, केवल आर ई होता है। केवल स्केप एनर्जी उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन कैसी होती है? और अगर इस स्केप एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर दिया जाए, हाफ यम वी ई स्क्वायर, हाफ यम जी यम अपान आर ई। तो स्मॉल यम आप उड़ा दीजिए और वी ई की वैल्यू निकाल लीजिए भैया आंसर, जो निकल आएगी 2 कैपिटल जी एम ई अपान आर ई। कैपिटल जी एम ई बच्चे जानते हैं जी आर ई स्क्वायर होता है। जी आर ई का कैंसिल कर दें तो देखिए स्केप एनर्जी का फार्मूला आपके सामने आ गया है। जी की वैल्यू होती है क्या? अर्थ की रेडियस होती है क्या? कैलकुलेट करें तो 11.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, इसको कहा गया 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसी से कैलकुलेट होके आई, कोई कैलकुलेट थोड़ी ना करने गया था, साइंस ने सब कुछ कैलकुलेट करके दिया। हम आप अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं ना, हमारे आपके पास इतनी एनर्जी लिए हम हमेशा घूम रहे हैं, एटम बम के बराबर इतनी एनर्जी लेके। भाई अर्थ का मास कितना होता है पहले मुझे बताओ, चली गई 6.67 10⁻⁻11, राइट। 6 इंटू 10⁻m, हम आप 50 किलो के मान लीजिए, ठीक है, अपान हमारी अर्थ 6.4 10⁻6 का क्या, हम इसे कैलकुलेट कर लें तो इतनी एनर्जी लेके हम लोग हमेशा घूम रहे हैं। 6 दूनी 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में और 11, और फिर उसमें कुछ घटा दें, तो इतनी एनर्जी लेके हम लोग हमेशा घूम रहे हैं। वो डिपेंड करेगा मास कितना कम या ज़्यादा है। तो किसी बॉडी को आज के बाद अर्थ के सरफेस से ऐसा फेंकना हो कि वापस उबे न करे, तो आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी हमेशा लेके घूम रहे हैं। इसी एनर्जी को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, और इसी एनर्जी को किस में तब्दील कर दें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इतनी ताकत इसको दे दें कि अब ये वापस ना आए, तो उसे बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। किसी बॉडी को दिया गया वो वेलोसिटी जो उस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर फेंक दे, दैट्स कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। दैट्स कॉल्ड किसी बॉडी की वो एनर्जी जिसके कारण वह अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाए, स्केप एनर्जी। तो स्केप एनर्जी, स्केप वेलोसिटी समझ में आ गई। निकालना बहुत सरल है, वही एनर्जी के फार्मूले को पॉजिटिव करके रख दीजिए स्केप एनर्जी, उसको काइनेटिक में तब्दील कर दी स्केप वेलोसिटी, रहिए और निकला, खत्म कराइए। हो गया कि नहीं? और चलते हैं यहाँ से आगे।
एक इसमें आएगा मैक्सिमम हाइट निकालने का। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का मैं कोई फार्मूला डिज़ाइन नहीं करता हूँ, बहुत गंदगी मचा रखी किताब ने। हम तुमको मैक्सिमम हाइट निकालने का एक जादुई तरीका सिखाएंगे न्यूमेरिकल लगाते हुए। बाकी इस चैप्टर में इतनी कहानी से चैप्टर क्या द एंड हो जाता है। क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले कैप्लस के लॉ पढ़े। कैप्लस के लॉ से बाहर निकले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन पढ़ा। ऊपर जाने पर जी के वैल्यू में वेरिएशन, नीचे जाने पर और इस लैटिट्यूड पढ़ा आपने। इसके बाद इस ग्रेविटेशन इंटेंसिटी पढ़ा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, है ना। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मोशन ऑफ सैटेलाइट में चले आए तो आपने ऑर्बिटल स्पीड पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट जाना, एस्केप वेलोसिटी जाना, एस्केप एनर्जी जाना। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की थ्योरी इतनी ही थी, ठीक है ना।